बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब को आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म में कतई तौर पर बनने नहीं दूंगा। मगर कल हमने अपने प्रोग्राम में आपके सामने ये चीज़ रखी थी कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि खुद नून लीग से हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया था कि उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। आज कुछ देर के बाद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये पूरी सियासत के हवाले से जो तस्वीर कशी है ये आप लोग के सामने रखेंगे। मगर सवाल है कि उठेगा, दोनों तरफ से ऐलान भी हो रहा है, मशवरा भी आ रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं तो फिर क्या कोई आंख का तारा है जो कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होगा, ये मनसब संभालेगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरे इसके साथ साथ गैर कानूनी तौर पे मुकीम जितने भी गैर मुल्की हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन आज बाकायदा तरीके से शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान का ये अमल दुनिया की नज़रों से अगर देखें तो उन्हें बड़ा नागवार गुजर रहा है। इसकी वजह क्या है ये भी जानेंगे। मगर गैर कानूनी तारकीन वतन पर बोलने वाली जितनी भी जुबानें हैं, गाज़ा के अंदर जो नस्ल कुशी हो रही है उस पर ये तमाम जुबानें, ये तमाम आवाज़ें खामोश क्यों है, इसके ऊपर भी आज हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। और पंजाब के हवाले से बात करेंगे, माहौलियात के हवाले से बात करेंगे। पंजाब में स्मॉग आफत पहुंच चुकी है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बागों का शहर कभी कहलाता था लाहौर शहर, जो कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त टॉप के ऊपर है, पहले नंबर के ऊपर है। फौरी तौर पे रोज़ाना हम बात करते हैं, रोज़ाना इसके ऊपर इक़दाम की भी बात होती है। फौरी तौर पे नाफिजुल अमल इक़दाम कौन से हैं जो कि फौरी तौर पे होने चाहिए और इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो सुबह से चल रहा है, खबरों में तज्जिया उसके ऊपर आ गया। अगर आप देना चाहें तो आपकी मर्जी में। अगर मेरा सवाल सियासी होगा, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन की बात इसलिए है क्योंकि दौड़ के अंदर वज़ीर आज़म की कुर्सी सबको नज़र आ रही है। हर जमात वज़ीर आज़म की कुर्सी को हासिल करना चाहती है। एक तरफ से ऐलान है, एक तरफ से मशवरा है। मैं चाह रही हूँ हम यहाँ से आगाज़ करें। जी, वो स्मॉग के मतलब हम एक इस प्रोग्राम के लेटेस्ट सेगमेंट के अंदर तफसीलन बात कर रहे हैं। वो भी उतना ही अहम इशू है और इस वक्त ज़ाहिर है हमास भी है, अफगानिस्तान भी है। उसके लिए ख़ास तौर पे मुशाहिद हुसैन साहब से हमने दरख्वास्त की हुई है। सो उनसे बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता इसके ऊपर तजिया देने के लिए। तो मैं क्विकली आपके इस बात का जवाब दे दूँगा क्योंकि हमारे यहाँ ये दाखिली सियासत जो है और सियासत क्योंकि हर एक के सर पे सवार होती है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये जो कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर जो है, तो आज सबसे अहम जो आपने इब्तदाई में अपने पढ़ दी कि आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया कि जी मैं अब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, अब मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने PDM का बना के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने वज़ीर आज़म के तौर पे कोई अच्छे काम नहीं किए। मतलब मैंने ही बनवाया था। उसके पीछे 2-3 मैसेजेस आप इसमें से अखज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि वो ये जो 16 साल की हुकूमत थी जिसके अंदर वो बाकायदा उनकी शराकत रही, कैबिनेट का हिस्सा थे और पर्क्स भी करते रहे, अपने आप से उससे अलहदा कर रहे हैं कि जनाब उसका मलबा हमारे पे ना डालें। दूसरा ये वो नवाज शरीफ साहब को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आप जो एक स्टेट्समैन बन के वापस आ गए हैं। और पहले ये बहस चल रही थी कि जी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, तो वो बिल्कुल ही बहस ही ख़त्म हो गई और ये तासुर जो बन रहा है कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब अब बनाए जाएंगे, तो उसको ज़ाइल भी करना चाहते हैं और वो पैगाम स्क्रिप्ट राइटर्स को भी दे रहे हैं कि जनाब हमें इतना भी आप इग्नोर ना करें और इतना भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि अगर जो हालात इस वक्त लगते हैं किस बात का इम्कान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कि कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनी और कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक पहली 3 पार्टियों में उसका एक नंबर आता है, तो वो ज़ाहिर है किंग मेकर के रोल के अंदर उनका बिल्कुल एक रोल होगा। सो ये आसिफ जरदारी से कहा है। बाकी ये और भी रुकावटें हैं, नवाज शरीफ साहब की ये रुकावटें नहीं है। वो होता ही है कि जो बेस्ट स्क्रिप्ट होते हैं ना, प्लानिंग के साथ बनाए जाते हैं, वो भी दाएं बाएं हो जाते हैं। वो भी जब फौजें मैदान में गुजर जाती हैं फिर फौज की अपनी डायनामिक्स होती है, सियासत की भी अपनी डायनामिक्स होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल 2002 में जो है पूरा उस वक्त तो मार्शल्लाह था, मुशर्रफ साहब थे, मगर वो स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं गई और फिर पैट्रियट्स के 20 लोगों को शामिल करवा के एक बोर्ड से जमाली साहब बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट बने थे। जो उससे पीछे चले जाएँ तो जुनेजा साहब को जिस स्क्रिप्ट के मुताबिक लाया गया था वो
उसके मुताबिक नहीं गए थे। 2008 में जो है फिर क्यू लीग 5 साल हुकूमत करने के बाद वो इलेक्शन नहीं जीत सकी, तो स्क्रिप्ट गलत चले जाते हैं, उसके मुताबिक नहीं। और इस वक्त सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी मुशाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत वालेकुम आमिर सलाम। साहब, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। सर आप भी गायब थे, मैं भी गायब था। इसीलिए हम आपको ढूंढ रहे थे कि आप जहाँ गायब थे, आप चीन के दौरे से और बाकी मुल्कों के जो दौरे से आए हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो कि उसके मुतालिक बात आपसे मैं बैरूनी और ख़ित्ते की और इंटरनेशनल ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है उस पर सबसे ज़्यादा तो उससे अहम है, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। और मैं इस पर कि जो यहाँ से गैर कानूनी जो महाजरीन हैं उनको जो निकाला, इनखला जो उनका है उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मगर क्विकली मैं थोड़ी सी, क्योंकि आप जब बात करते हैं वो इतनी अहम होती है कि उसकी बाज़गश्त पूरे सोशल मीडिया पे चलती है, ये आपका क्रेडिट है। क्योंकि पहले आप दरमियान में थोड़ा सा पार्लियामेंट की हद तक तो बहुत आला स्पीचेस कर रहे थे, मगर मीडिया को अवॉइड कर रहे थे। मगर आप थोड़ा सा भी आपका जो एक जुमला भी होता है, मीडिया टॉक शोज में अवॉइड करता था। जी जी, मीडिया टॉक शोज में, एग्जैक्टली मीडिया टॉक शोज में। आपके साथ तो मजा आता है क्योंकि यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड आपका कोई एजेंडा नहीं, तो आपसे तो इश्यूज की बात होती है। नहीं, इसलिए बिल्कुल वो आप भी क्योंकि जो बात करते हैं बड़ा इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो कल वो आपने प्रोग्राम में कल परसों जो ये कहा कि मशवरा जो ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट बनना चाहिए अगर उनकी हुकूमत बनती है, तो वो ये एक बहस चल रही थी कि ये आपका मशवरा था, तजवीज़ थी या कोई इंफॉर्मेशन था आपके पास? नहीं, मेरा मुशाहिदा कह लें, मेरा दोस्ताना मशवरा कह रहे हैं। मैं तो ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं कि क्या हुआ माजी में, और आइंदा के लिए ऐसे सूरत हाल पैदा हो कि माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं। मैंने कहा कि पाकिस्तान अब बड़ा बदला हुआ पाकिस्तान है। पिछले 5 सालों में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। वो सिस्टम जिसे हम कहते थे पावर शेयरिंग या हाइब्रिड, अब ये हाइब्रिड प्लस हो गया है। और इसमें वो जो मियाँ साहब तो माशाल्लाह 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने दबंग तरीके से हुकूमत चलाई जितनी देर भी चली। खैर उसके बाद में जो भी उन्होंने किया वो किया, लेकिन एज लॉन्ग ही वाज देयर ही वाज फुली इन कमांड एज अ पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव। तो अब ज़रा हालात मुख्तलिफ हो गए हैं। इस हाइब्रिड प्लस में शहबाज शरीफ साहब तो बड़े आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, और वैसे भी जो इस वक्त मौजूदा जनरल स्टाफ है या सीनियर मिलिट्री हाई कमांड है, वो जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे 1990 में, दे वर जस्ट यंग ऑफिसर्स। कोई कैप्टन था, कोई मेजर था, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल था। तो अब मियाँ साहब को इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि उन्होंने 3 दफ़ा बड़ा अच्छी प्राइम मिनिस्टरशिप की है, डिलीवर भी किया है कई इश्यूज़ पर, डेवलपमेंट भी कराई है, न्यूक्लियर टेस्ट भी करवाया है। तो आई वुड रिकमेंड एट दिस स्टेज अगर वो प्रेसिडेंट बन जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि एज हेड ऑफ स्टेट, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा स्टैचर होता है, और ही विल बी द पार्टी बॉस ऑल्सो। तो ही विल बी कॉलिंग द शॉट्स विदाउट रियली गवर्निंग इन निटी ग्रिटी बैटिंग। और वैसे भी आमिर साहब आजकल प्राइम मिनिस्टर का जॉब बड़ा खचखच हो गई है, बड़ा बोरिंग जॉब हो गया। हर रोज़ कोई आ जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरा ये काम करे, मेरी सड़क बनाए, मेरे फलाने को नौकरी दें, मेरे डेवलपमेंट फंड्स दें। वो अब खचखच मेरे ख्याल में मियाँ साहब के लेवल की बात नहीं होनी चाहिए। वो लेट अदर पीपल हैंडल दैट। तो मेरा उस हवाले से था। तो और ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ हार्मनी, जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं या डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी है, उसके लिए मेरे ख्याल में वो ज़्यादा पायदार होगा और वो पॉजिटिव होगा। ये मेरा पर्सनल, मेरा कोई किसी से कोई एक्सेस नहीं, कोई बात नहीं हुई। मैंने अपना ऑनेस्ट व्यू दे दिया है, और मेरे ख्याल में इस इशू पर आपने मेरी राय पूछी तो राय मैं देना मेरा फ़र्ज़ है, जो मेरी ईमानदाराना राय है। नहीं, वो बिल्कुल आप बेसिकली सियासतदारी का मॉडल, वो प्रेसिडेंट पे तौर पे वो वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर थे, मगर ज़रा बाहर से बैठ के कर रहे थे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भी आपके 2-3 आपकी टर्म्स बड़ी पॉपुलर हुई है। एक तो ये हाइब्रिड प्लस,
ये पूरा जो समझते हैं और आपको जानते हैं, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल टर्म यू कॉइंड कि हाइब्रिड प्लस अब आ गया है। तो दूसरा ये कि आपका एक और बड़ा जुमला, हमने हाइब्रिड देखा है, हमने ट्रोइका देखा है, अब ये सिचुएशन चेंज हो गई है। हाइब्रिड प्लस। दूसरा एक और आपने 2-3 दफा कहा है, वो बड़ी अच्छी एक बार बार रिपीट होती है कि गलतियां होती रहती हैं मगर पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जाती, नई गलतियां करनी चाहिए। तो नई गलतियां करें, नई गलतियां करें, क्योंकि पुरानी गलतियों के वही नतीजे होंगे जो माजी में हुए। तजर्बा करना चाहिए कम से कम नई गलतियों का। क्विकली के इस वक्त आपको जो हालात हैं, स्क्रिप्ट, ये तो आपकी तजवीज़ है, ये आपके मशवरे हैं, और आपका एक बतौर सहाफ़ी, एक दानिश्वर और अब एक सियासतदान के तौर पे एक बड़ा दोस्ताना मशवरे हैं। जी मशवरे हैं। मगर फिर भी जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें आपको स्क्रिप्ट लगता क्या है? स्क्रिप्ट है क्या? स्क्रिप्ट है जी, हंग पार्लियामेंट, वीक कोalition गवर्नमेंट and nobody having a full majority, चाहे सूबों में या मरकज में, as simple as that। जमाली मॉडल। तो हाँ, मतलब है कि वो कुछ, लेकिन याद रखें कि स्क्रिप्ट पाकिस्तान में हमेशा फॉलो नहीं होती और नॉर्मली फेल भी हो जाती है। मैं आपके ज्वाइन करने से पहले यही कह रहा था, आप तो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं आपके आने से पहले एग्जैक्टली इब्तदाई में यही कह रहा था कि स्क्रिप्ट जो है ये जंगों में और सियासत में उस तरह नहीं चलते जिस तरह की वॉर गेमिंग की होती है। ये महाज पे जाके बिल्कुल अपनी डायनेमिक्स पकड़ते हैं, बिल्कुल वो। मैं आपको क्विकली आपसे लेके आऊंगा कि ये यहाँ से हम जो पाकिस्तान, अच्छा नहीं, मैं आपको बता दूं, आमिर मतीन साहब 1988 में जब जनरल ज़ियाउल्लाह की डेथ हुई तो मुझे याद है जनरल हमीद गुल ने कहा था कि बेनज़ीर को हम ब्लॉक कर देंगे, पीपल्स पार्टी को, वो पावर में नहीं आ सकती, आईजीआई बना दी है हमने और आईजीआई विल टेक देम ऑन। तो आपने देखा कि जब इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन में जो बैलेट बॉक्स होता है ना, जो बंदा सीक्रेट बैलेट वोट देता है, ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। यू कैन नॉट कंट्रोल दैट पर्सनस पावर ऑफ बैलेट, जो ठप्पा लगाने की कैपेसिटी है, अगर सही ठप्पा लगा जाए वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये स्क्रिप्ट 1970 में भी बनी थी कि वो मुस्लिम लीग आएगी, कयूम लीग आएगी, कन्वेंशन लीग आएगी, जमात इस्लामी आएगी, भुट्टो वीक होगा, उधर अवामी लीग वीक होगी, इस पाकिस्तान में सारा चीज़ फेल होगी। तो ये स्क्रिप्ट वगैरह के जो चीज़ है ना, ये बड़ी आसान होती है, ड्राइंग रूम में बैठ के या आराम से एक कमरे में स्टाफ रूम में बैठ के बना लें। इट डजंट रियली वर्क आउट। मैं बिल्कुल आपसे पहले मिसाल दे रहा था कि 2002 में हालांकि मुशर्रफ का रूल था, एक डिक्टेटोरियल रूल था, उस वक्त भी स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं किया। एक वोट था, एक वोट से पेट्रियट के 20 लोग रातों रात शामिल करवा के बनाई गई थी। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जुनेजो साहब का भी स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं गया था, उनको सोच के लाया गया था कि वो बड़े डोसाइल हैं, मगर वो उस तरह के नहीं निकले। और आप देखें तो वो सबसे दलेर और सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके मतलब सबका कंसेंसस है। क्विकली मैं क्योंकि जा रहा था, मगर ये आपसे पुरानी बातें छूटती हैं तो लोगों को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आमिर साहब, कैन आई जस्ट ऐड, आपने जुनेजो साहब की बात की। आई वाज सिटिंग इन द असेंबली जो स्टेट बैंक बिल्डिंग में थी 23 मार्च 1985, और वो जब इलेक्शन वगैरह हुए तो जुनेजो साहब ने पहली स्पीच में वो सूट में आए, वो शेरवानी में नहीं आए, जनरल ज़ियाउल्लाह के साथ थे, और वो सूट और टाई में आए और उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट को एग्जिस्ट। पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया, पॉलिसी स्टेटमेंट, मार्शल लॉ और जमहूरियत साइड बाय साइड नहीं चल सकते, इकट्ठे नहीं चल सकते। और उसी वक्त उन्होंने, आपको याद है उनकी स्पीच सेंसर हुई पीटीवी में, उन्होंने जनरल मुजीब को सैक कर दिया था। लास्ट फिर मैं भी ऐड करने पे मजबूर हो गया हूं कि वो हैंड पिक्ड जो असेंबली लाई गई थी, उसका जो पहला एक्शन था कि ख्वाजा सफदर साहब जो कि ज़ियाउल्लाह के कैंडिडेट थे स्पीकर के, वो हार गए थे और फखर इमाम साहब जीत गए थे। फखर इमाम बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब मैं क्विकली, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये स्क्रिप्ट जो है ना बड़ी, इट डजंट वर्क आउट। जी बिल्कुल ठीक। मैं जो अफगानिस्तान के लोगों का ख़ास तौर पे इनखला, तो वैसे वो तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन का हो रहा है, मगर क्योंकि ज़्यादा जो है वो उसके अंदर अफगानी हैं, तो मैं इसकी दोनों तरफ की आरा मौजूद हैं
कि जो लोग इसके हक में हैं, गवर्नमेंट का जो ओपिनियन आ रहा है, अभी सरफराज भुट्टी साहब के साथ में मालिक साहब के प्रोग्राम में था और उन्होंने बड़े उसकी तर्जुमानी की कि हम कोई क्रूअल्टी नहीं दिखाना चाह रहे और ये रियासतें अपने जो है ये लोग चले जाएं और ऑफिशियली वापस आ जाएं। पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र एक उनका भी है, मगर एक उनसे डिफरेंट नुक्ता नज़र भी है कि जो कि इंसानी हकूक़ के हवाले से, कानून के हवाले से और अफादियत के कि वेदर इट इज़ अ वाइज डिसीजन। आप क्या कहेंगे? मैं आपके सेकंड व्यू से इत्तेफाक करता हूं। देखिए जी, 40 साल हमने मॉडल मेजबानी की, लार्जेस्ट रेफ्यूजी पॉपुलेशन फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, 35 लाख लोग हमने पाले। और आप देखें अभी फलस्तीन का निकलना, गाजा से सिनाई आना बड़ा मुश्किल है, इजिप्ट इजाज़त नहीं दे रहा, उर्दन इजाज़त नहीं दे रहा, हमने लाखों खुले दिल से किए, हमने मॉडल मेज़बानी की और बड़ी कामयाबी से की और हमें उसको सराहा भी गया, क्योंकि कुछ मुश्किलात भी हैं, बट ओवरऑल फ्रिक्शन फ्री रिलेशनशिप थी। फिर एक दिन आपने कहा रातों रात, एज अमेरिकन से ना जिफी, एक आपने चुटकी बजाई कि नहीं जी विद इन 4 वीक्स जाएं आप, और बड़ा एक आर्बिट्री, मेरा ख्याल नॉट वेल थॉट आउट, और जिस तरह, और ये एक उसमें अखलाकी पहलू भी है, कानूनी पहलू भी है। अफगानिस्तान में अभी भी हालात सेटल्ड नहीं है, कई लोग वापस नहीं जा सकते, उनकी जानों को खतरा होगा। जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि 250 जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड हैं नेशनल प्रेस क्लब में अफगानिस्तान के इस वक्त, जो पाकिस्तान में रहते हैं। 250 जर्नलिस्ट हैं अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो रजिस्टर्ड है नेशनल प्रेस क्लब से। आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, आप उनको मौत के मुंह में तो ना भेजे ना आप। आज मेरी बात हुई थी जलील अब्बास जिलानी साहब से, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़ी तफसीली बात हुई थी, वो पार्लियामेंट आए थे वाइंडिंग अप स्पीच के लिए गजा के ऊपर। तो मैंने कहा यार ये क्या करके रहे हो? तो उन्होंने फिर बताया कि उनके कि नहीं, हमारा सिर्फ फोकस है जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और अनडॉक्यूमेंटेड है या जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और उनके लिए हम कर रहे हैं। बाकी जो वीज़ा पर आए हैं, जिनके लेजिटिमेट डॉक्यूमेंटेशन है, जिनका इधर कारोबार वगैरह है, वो ठीक है, और भेजने से पहले हम उनको एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है बॉर्डर में। तो मैंने कहा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वरना हम इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कर देंगे अगर आप इनवॉलंटरी डेपोटेशन कहते हैं इसको, कि जबरदस्ती किसी को धकेलना अपने मुल्क से, चाहे वो बाहर का बाशिंदा हो। तो वी हैव टू ट्रेड दिस ग्राउंड वेरी केयरफुली। इसमें मॉरल पहलू भी है, लीगल पहलू भी है, और अमर मतीन साहब, हमारा सिस्टम जो है, वी आर अ सॉफ्ट स्टेट। हमारे यहाँ तो और करप्शन फैलेगी, पुलिस पैसा लेगी, फलाना लेगी कि मुझे बचा लो, मुझे रख लो, हम वो और हालात ना क्रिएट करें। अफगान तालिबान रजीम से आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, TTP रिसर्जेंट है और आपके इधर हालात ख़राब हैं, तो आप कोई नया सिचुएशन ना क्रिएट करें मुफ्ती बानी टाइप के, वो आपके मुआशरे के अंदर और मसले पैदा हो जाएं। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए। हाँ, एक वेल थॉट आउट फेज्ड प्रोग्राम होना चाहिए, कंसल्टेशन के साथ एरिया वाइज करें तो फिर बात बनती है। ये आर्बिट्रेटरी से, ज़बरदस्ती से, डंडे के ज़रिए से फोर्सिबली करना, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। मुझे भी मौका मिला सरफराज भुट्टी साहब से इस तरह की जो कंसर्न्स हैं उसकी बात करके, तो एक कम से कम उन्होंने 2-3 श्योरिटीज़ दी हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी, जो फनकार हैं या जिस तरह ये कैटेगरी में जर्नलिस्ट आप बता रहे हैं कि जो असाइलम के लिए या उनके स्पेशल कंडीशंस हैं उनके लिए वी आर ओपन टू देम। दूसरा, उनकी तवज्जो दिलवाई गई जो कानूनी पहलू आप कह रहे हैं। मैंने कहा जी, वो अदालत में लोग गए हुए हैं कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए और हमारा जो कानून कहता है कि उनको शहरियत दी जाए, तो उन्होंने कहा कि कल मैंने इस पहलू पे ये वादा दिया कि इस पे गौर करके, तो कल जो है इसके ऊपर जो है वो बताएंगे कि इसकी कानूनी पहलू क्या है। बाकी आपकी जो बात है कि जो ये दूसरी बहस है कि आया ये ठीक है गलत है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके लॉजिस्टिकली इसको करना जो है और इतने कम टाइम में, ये इसके बहुत बड़े चैलेंज है। बहुत बड़ा ह्यूज टास्क और बड़ा मुश्किलात होंगी। और वैसे भी मॉरली आप ठीक कह रहे हैं, एनीबॉडी बॉर्न इन पाकिस्तान 20-25 साल से इधर रह रहे हैं, इधर बड़े हुए, इधर पैदा हुए, दे शुड बी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स। ऐसी कौन सी बात है? आप अमेरिका में जाएं, बरतानिया में जाएं, मगरब में जाएं, इफ यू आर बॉर्न देयर एंड यू आर ब्रॉट अप देयर, यू आर अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो ये हमें तो कम से कम मॉरली करेक्ट पोजीशंस होनी चाहिए हमारी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से बात आगे बढ़ेगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, कल भी हमने बड़ी तफसील के साथ स्मॉग के हवाले से बात की, अपनी गुफ्तगू में आज हम शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ माहौलियात और मौसमियाती माहिर है दावर भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेकिन आमिर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी, उनकी तरफ तो जाएंगे। कल भी हमने बात की थी, आज तो पंजाब में बाकायदा इमरजेंसी का निफाज उन्होंने कर दिया है और जो आलमी बैंक की रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से वो इतनी ख़तरनाक है कि आप सोच नहीं सकते, जिस जगह जानवर जिंदा नहीं रह सकते वहाँ पर इंसान, करोड़ों की तादाद में इंसान जो है वो बस रहे हैं लाहौर शहर के हवाले से। ये हम ये तो क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे कि जनाब हमने कल बड़ी दुहाई मचाई कि खुदा के लिए कि 1.25 करोड़ शहर का शहर है और अब पंजाब जो है वो तकरीबन 13 करोड़ पे जा चुका हुआ है एक सूबा। और अदालत के कहने पे, हमारे या किसी के कहने पे नहीं, बच्चों के मरने पे, बूढ़े बच्चों के बीमार होने पे नहीं, अदालत के कहने के ऊपर ये इमरजेंसी लगाई गई लाहौर में। और उसके बाद शुक्र है NDMA को भी एहसास हुआ, तो पंजाब के अंदर भी अभी बताया जा रहा है कि जनाब इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि लाहौर का जो इंडेक्स बता रहे हैं वो 440 के करीब पहुंच चुका हुआ है। और याद रहे कि 300 के बाद वो एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। और अभी ये बताया जा रहा है कि जब अदालत ने ये पूछा, तो मैं थोड़ा सा दावर भट्ट साहब से जाने से पहले ज़रा नक्शा खींच दूँ कि सूरत हाल हमारी इंतज़ामिया की, जो कि पॉलिटिकल इंतज़ामिया तो है ही है, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि उन्होंने जज साहब का मुझे मुकालमा हुआ, उन्होंने कहा जी ये आपने लाहौर के आप मालिक हैं, कमिश्नर साहब से पूछा तो ये आप लाहौर, शायद नाम उनका अली रंधावा है, कि ये क्या शहर की हालत कर दी। उनका जी पानी का छिड़काव हमने कर रहे हैं, ये सोल्यूशन उन्होंने बताया कि हम पानी के छिड़काव से इस मसले का हल रहे हैं। तो जज साहब को कहना पड़ा कि आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए और ये जो फिर ज़ाहिर ऑर्डर किए कि काला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करके अब दोबारा डी सील ना किया करें। लोग पैसे देते हैं, जो सील भी होती हैं वो दोबारा खुल जाती हैं। और स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों का वो बताया कि जनाब वो अगर इतला दें तो करें। तो ये एक्शंस किए गए हैं, मगर अभी भी मैं चाहूँगा दावर आप, क्योंकि इसको बहुत जो है गौर से देखते हैं, तो ये जो अभी रिसेंटली अर्बन डेवलपमेंट वालों का जो एक सर्वे अपना आया था गवर्नमेंट का, कि जी 83% जो है वो जो स्मॉग है लाहौर के अंदर और पंजाब के ख़ास तौर पे बॉर्डरिंग एरियाज में पर्टिकुलरली, वो 83% जो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है। और कल हमारे यहाँ ये बहस हो रही थी कि ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा रीज़न है, तो फिर वो उसके लिए अमेरिका में जिस तरह एमिशन टेस्ट होते हैं कि गाड़ी सड़क पे आ ही नहीं सकती जब तक उसकी एमिशन ना चेक किया जाए। तो ये जो लार्जर पॉलिसीज़ हैं, और हमें ये बताया जा रहा है कि पब्लिक, वो कल हमारे दोस्त जो आए हुए थे उन्होंने कहा जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया भर में रुझान है, हमारी तरफ उल्टा ट्रेंड है। और ये सिर्फ लास्ट ही में ख़बर दे दूँ नाज़रीन को कि जो रही खुशी लाहौर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइट, उसके 2500 मुलाजमीन जो है उनको 3 महीने तनख्वाह नहीं दी। वो कह रहे हैं जी हम भी जो है ना हड़ताल पे जा रहे हैं। तो दावर आप बताइए पहले तो कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है और जो एक्शन किया जा रहा है कि जी दुकानें बंद कर देने से, छिड़काव से ये मसला हल हो जाएगा, क्या होगा हल? जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने अच्छा किया है, ये रिपोर्ट का आपने पहले ही रेफरेंस दे दिया, क्योंकि ये सिचुएशन जो है आपको पता ही है पिछले 7-8 साल से आपको नज़र आता है बढ़ रही थी। सिर्फ कोविड का साल था कि हमारा पूरा मुल्क शटडाउन था तो पोल्यूशन लेवल भी गिर गया। तो इसी तरह इस साल थोड़ा सा ये आपको बैकग्राउंड देता चलूँ कि इस साल से शुरू में क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई, तो जनवरी से लेके सितंबर अक्टूबर के पीरियड तक हमारी जो कंजम्पशन होती है फॉसिल फ्यूल की वो पूरे मुल्क में 20% कम थी। तो उसी तरह 20% पोल्यूशन का भी हिस्सा थोड़ा गिर गया। और इसी को देखते हुए हमारे डिपार्टमेंट्स ने ऐलान कर दिया कि जी हमने स्मॉग के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया और वो हम सक्सेसफुल हो गए। लेकिन जैसे ही वो सीजन वापस आया, सीजन का मतलब मुराद यहाँ पे ये है कि जो वो टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर है जो पोल्यूशन को ट्रैप करती है। मैं जरा साइंस ये बता देते हैं लोगों को कि अक्टूबर के एंड में शुरू हो जाता है, नवंबर, ये 7 साल से जिस तरह आप बता रहे हैं ये एक सालाना रिचुअल हो गया, हर साल ये होता है और हर साल हम इस तरह की बातें करते हैं और दोबारा अगले साल ये नोहा पढ़ रहे होते हैं। जी, सो उसके अंदर यही था कि हमें वो जरा होता है ना कि आपने जीत का ऐलान जल्दी कर दिया है। अब हमारे यहाँ
लगातार ये सिर्फ लाहौर की स्टडी, एक सिटी की स्टडी नहीं है, पंजाब लेवल की स्टडी हो चुकी है, पेशावर केपी में स्टडी हो चुकी है, कराची में हो चुकी है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर जो फ्यूल क्वालिटी है वो बहुत लो, बहुत हाई सल्फर है। एक तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, पूरे साल ही ये पूरे मुल्क का इशू बन चुका है। लाहौर इसलिए ये टॉप लेवल पे आ जाता है बार बार, क्योंकि लाहौर की आबादी बहुत ज्यादा है और यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है जो पोल्यूशन को ट्रैप कर लेता है। उसके बाद होता यह है कि सर्दी के मौसम में ऑलरेडी इस 100-200 AQI होता है, वो जब पराली जलने का वक्त आता है, जिसे हम क्रॉप बर्निंग, स्टबल बर्निंग कहते हैं, वो उसमें 100-150 AQI और ऐड कर देता है। ये बिल्कुल सादा जुबान में समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ज्यादा है, लेकिन उसका हिस्सा आ जाता है। और यही जो आपने रिपोर्ट दी, इसी तरह की रिपोर्टों ने हमें ये भी बताया है कि जो लोकल पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है वो अप टू 70% है, और फिर ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन भी आती है, तो अराउंड उसका 30% कंट्रीब्यूशन जरूर है। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे शहरों में लो क्वालिटी फ्यूल का है, और उसकी रेगुलेशन नहीं कर रहे। सर आपने एमिशन टेस्टिंग का बताया, इसी तरह बाकी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोगों पे ऑड इवन सिस्टम लेकर आया जाता है, गाड़ियों को कंट्रोल किया जाता है, खास तौर पे जो पोल्यूशन सीजन है उसके दौरान। सो इस तरह की हमें पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, और तभी हम इसमें कोई एक्चुअल दावर पॉलिसीज का आपने जिक्र किया कि वो बिल्कुल समझ आता है कि लॉन्ग टर्म मिड टर्म के अंदर हमें अपनी ऑटो पॉलिसी रिवाइज करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, फ्यूल की तब्दीली, ग्रीन फ्यूल लाना पड़ेगा, एमिशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। पर ये फिलहाल तो इस साल जो है ये 700 बताया कि लोग ऑलरेडी इससे मर चुके हुए हैं, तो अभी फौरी तौर पे हमें जो गवर्नमेंट ने तजवीज़ दी है इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? मैं इस पे आपको 3-4 चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पॉलिसीज का बात कर रहे थे, लेकिन पंजाब और नेशनल लेवल पे दोनों एक क्लीन एयर पॉलिसी आ चुकी हुई है। जो भी पिछली फेडरल गवर्नमेंट थी उसने पास की क्लीन एयर पॉलिसी, और इसी तरह पंजाब ने अप्रैल में केयर टेकर गवर्नमेंट ने पंजाब के लेवल पे क्लीन एयर पॉलिसी काम की, प्रोड्यूस की, और उसे साथ ही अप्रूव कर दिया कैबिनेट। अब उसके अंदर अभी पिछले 3-4 दिनों में अगर ईपीडी की वेबसाइट पे जाएं, उसमें जो AQI है वो 300 से ऊपर जा रहा है। 3 मॉनिटर ऑन चल रहे हैं, एक टाउन हॉल में है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी में है, और एक EPA की मोबाइल वैन है, और उनका 300 चल रहा है। और अब उनकी पॉलिसी में जाएं तो वो कहता है कि 48 आवर्स के लिए अगर 300 प्लस रहेगा तो आपको एक वार्निंग लेवल पूरी एक डिवीजन में लगाना पड़ेगा। हमें उस लेवल पे कोई काम नहीं, अभी उनकी पॉलिसी है विच इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द सिटी राइट नाउ। सो इस तरह के इकदाम जो पॉलिसी में बन चुके हैं, रिकमेंडेशन हो चुकी है, अब हो ये रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है डॉक्यूमेंट, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए हैं, कमिश्नर ऑफिस है, EPD ऑफिस है, PDM में आज इन्वॉल्व हो गया। तो इस वजह से वो बहुत एक किस्म की कोऑर्डिनेशन मिसिंग है, और जो एक्चुअल इम्प्लीमेंट करनी है ऑलरेडी डिसाइड पॉलिसी वो सक्सेसफुली नहीं हो पा रही। ये क्विकली के ये आप बता रहे हैं कि इस पॉलिसी तो सारी अभी बन गई भी है, पेपर्स भी आ गए हुए हैं, असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्या ये बच्चे मरते हुए लोगों को नज़र नहीं आते हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि जब तक दुनिया भर में जब इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर या इंतज़ामिया के ऊपर प्रेशर होता है, पब्लिक अवेयरनेस होती है, पब्लिक खड़ी होती है। यहाँ लाहौर में मैं कल ये सोशल मीडिया पे सर पीट रहा था, मेरा ताल्लुक भी, मैं भी बचपन में लाहौर में ही पैदा हुआ था, ये सरों भी वहीं पैदा हुई थी, तो ये बिल्कुल शहरियों को कोई ख्याल ही नहीं है। जब कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, लोग वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा, वो जब धुंधला सा मौसम होता है कहते हैं जी मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। जब शहरियों को और सिटीजन्स को ख्याल नहीं है तो फिर इंतजामिया गवर्नमेंट को क्या परवाह करने की जरूरत है? जी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमारी पब्लिक क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए। अब इसमें मेरे नज़रिए में 2 तरीके से पॉसिबल है। एक, आपको अगर आपकी आवाम बहुत ही लिटरेट हो, उसे नज़र आता है कि उनकी पोल्यूशन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारी लिटरेसी ऐसी नहीं है, जहाँ पे रेगुलेशन का आना ज़रूरी है। जो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे मुल्कों में यही हुआ है कि गवर्नमेंट को नज़र आता है कि हमारी आवाम उतनी वेल अवेयर नहीं है, हमें रेगुलेशन लानी पड़ेगी, और फिर वो इम्पोज करते हैं। चाइना का अपना पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो है, इसी तरह इंडिया में देखें तो पंजाब के लेवल पे एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फिर दिल्ली में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो उन्होंने सारे फंक्शंस इकट्ठे कर लिए जो रेलिवेंट फंक्शंस हैं, और फिर उस वजह से कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गई, और फिर वो इम्पोज कर देते हैं कि हम फाइन्स भी इम्पोज करेंगे, हम ऑड इवन सिस्टम भी इम्पोज करेंगे, और फिर उसे हम इम्पोज जब करने का मतलब ये है कि जो उसके वायलेशन होगी। दावर, आपने बताया कि बाहर जहाँ जहाँ ये बेहतरी हुई है वहाँ ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं जो इसके ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाया जाता है।
हमारे यहाँ जो एक EPA अदारा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, वो दुनिया भर में बड़ी ताकतवर है। अमेरिका में उसके बगैर पता नहीं हिल सकता। ये वो बजाय इसके कि वो एक ऑटोनमस बॉडी हो और इंडिपेंडेंट हो, वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। उनकी कोई जरूरत नहीं है। एक फैक्ट्री वो बगैर किसी इन्वायरमेंटल उसके वो देते हैं, वो कह रहे हैं जनाब ये पास करें। अब ये लाहौर में एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं, एंड उसी सेक्टर में है जहां पोल्यूशन रेट ऑलरेडी पोल्यूशन का पूरे लाहौर में सबसे ज्यादा है। तो ये कोई एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आती आपको? जी आमिर साहब, आपने जो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा जोनिंग का इशू बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि हम लोग सिटी की जो जोनिंग होनी चाहिए इस लेवल पे, उस पे वो स्मार्टली थिंक नहीं हुआ। अब हम सिटी के दरमियान भी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था बहुत बड़ा, और सिटी के चारों कोनों में भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अंडरपास बन रहा है, कोई एक्सपेंशन हो रही है एक्सप्रेसवे की, वो भी इस पोल्यूशन सीजन में इसमें ऐड करती है। तो बजाय कि आप ये प्रोजेक्ट गर्मियों में खत्म कर दें और इस सीजन में ना शुरू करें, कोई जोनिंग और प्लानिंग इन सब डिपार्टमेंट, इसका ऑन सी बात है डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं EPA से, सिर्फ वो EIA अप्रूवल लेकर आते हैं। LDA ने प्रोजेक्ट के शुरू कर दिया है और EIA ने गो हेड दे दिया है। अब EPD को ये नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट कितना असर दौरान चलता रहे। सो ये भी डिसाइड करना जरूरी है कि कौन किस सीजन में ऑपरेट कर सकता है। बड़ी है एक्चुअली, मैं इसे बहुत ऑनेस्टली कहता हूँ कि आपको ऐसे जंग ट्रीट करना है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि स्ट्रैटेजी हमारे इस पॉइंट पे हमने ये कदम लेना है, इस पॉइंट पे हमने ये कदम लेना है। और जब बहुत एक्सट्रीम पीक आती है तब ऑफ कोर्स आपको सिटी को शट डाउन करना पड़ता है। ये ऑनेस्टली हम और कोई तरीका बचता नहीं है। अवाम की हेल्थ इज नंबर 1 प्रायोरिटी। हमने ये डिसाइड करना है कि हमने शहर के अंदर अवाम की बहबूद रखनी है, या हमने गाड़ियों और इंडस्ट्री का देखना है कि अब ये जो गवर्नमेंट आती है, जो गवर्नमेंट पिछली है, ये आई थिंक कि उनका एक किस्म का रिपोर्ट कार्ड है उनकी परफॉर्मेंस का, कि जो हमारी 2008 से लेके 2022-23 तक हुकूमतें रही हैं, उनके लिए ये एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें उनका ग्रेड F आया। बात यह है कि आइडेंटिफाई करना तो बड़ा आसान है, सबको ही मोरलेस जो बड़े यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं पता सबको बात है, मगर यहाँ पे एक है करने की, एक है नियत का होना, एक पब्लिक का खुद प्रेशर डालना, अपने बच्चों के लिए ये शोर मचाना और मजबूर करना सियासी पार्टियों को और इंतज़ामिया को कि जनाब वो उनका उसका ख्याल करें। और ये आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कई दफ़ा ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है, जान से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं। और ख़ास तौर पर उन बच्चों का क्या कसूर है कि अगर माँ बाप नहीं हैं तो ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है। बहुत सारे मसाइल ये होते हैं कि उसमें स्कूल या कोई दीगर इदारे जो है वो ताउन नहीं कर रहे होते, उनका यही आर्गूमेंट होता है, बाकी 10 सारे आपके बच्चे को ज्यादा मसला हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आ रहे होते हैं। भी कहा कि जबरदस्ती शट डाउन कर देना चाहिए और जबरदस्ती करवाना चाहिए, जान से ज्यादा कोई चीज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मगर जाते जाते मैं आप लोगों के सामने एक और जुमला रख दूंगी कि आलमी बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि पिछले साल में सिर्फ 17 दिन ऐसे थे लाहौर शहर के अंदर कि जो नुकसानदेह शरह से कम थे। 214 दिन ऐसे थे जो मोहलक तरीन थे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।